तो आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ ओस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। Osteoporosis mean when bones become porous because of decrease in the bone mineral density, bone weakens and ultimately result in fractures. बोन मिनरल डेंसिटी को अगर हम लोग देखें तो अगर इसका 1 और हायर वैल्यू है तो इट मीन इट्स नॉर्मल, 1 to 2.4 मीन्स ओस्टियोपीनिया, 2.5 और लेस मीन्स ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस के लिए 2.5 और लेस क्राइटेरिया ऑफ बीएमडी। अब इसके कॉजेज़ हमारे पास क्या है कि प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस जो है वो बिकॉज ऑफ एजिंग या पोस्ट मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो है उसका लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और क्या होता है कि डाइट जो कैल्शियम अगर हम लोग बॉडी में कम ले रहे हैं तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करेगी कि बोन को डीजेनरेट करेगी और उसमें से कैल्शियम लेके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगी। विटामिन डी अगर कम है तो उसकी वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है। उसके बाद सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस जो है वो बिकॉज ऑफ जीआईटी, क्रोनिक रीनल फेलियर, हाइपरथायरॉयडिज्म और अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकता है। प्रिवेंशन किस तरह से हम कर सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस से? सबसे पहले डाइट मॉडिफाई की जाए रिच इन कैल्शियम, विटामिन डी। एक्सरसाइज की जाए, एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो 20 मिनट पर 5 डे, मतलब कि 5 डेज़ में डेली जो है 20 मिनट आप लोगों ने करनी है। और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज 8 to 12 रिपीटिशन पर 2 to 3 डे। उसके बाद अवॉइड करनी है फ्लेक्शन और रोटेशन ऑफ ट्रंक टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन द वर्टिब्री। उसके बाद अगर हम लोग देखें फ्रैक्चर को, तो अगर ओस्टियोपोरोसिस है तो उसमें बोन मिनरल डेंसिटी तो डिक्रीज़ कर गई, बोन वीक हो गई, तो इसकी वजह से फ्रैक्चर जो है वो इजीली बोन जो है वो ब्रेक कर सकती है। बोन बिकम फ्रेजाइल एंड इजीली ब्रेक। तो फ्रैक्चर की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन, एपिफिजियल प्लेट और कार्टिलेजिनस जॉइंट सरफेस ड्यू टू सडन फॉल, ओस्टियोपोरोसिस, पैथोलॉजिक कंडीशंस या रिपीटिटिव स्ट्रेस। अब इसकी सिम्टम्स अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास पेन मिलती है, उस फ्रैक्चर साइड पे स्वेलिंग होती है, डिफॉर्मिटी होती है, टेंडरनेस होती है और मसल गार्डिंग होती है। सो अब हम देखते हैं कि बोन हीलिंग किस तरह से होती है। अगर एक फ्रैक्चर तो हो गया उस साइड पे, वहाँ पे पेन है, इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है, तो उसको हील करने के लिए बोन जो है वो 3 स्टेजेस में जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी फेस, रिपेरेटिव फेस एंड रिमॉडलिंग फेस। इन्फ्लेमेटरी फेस में वहाँ पे क्या होता है, हीमाटोमा की फॉर्मेशन होती है जो कि क्लॉट है, सेलुलर प्रोलिफरेशन होती है, वहाँ पे सेल जो है वो प्रोलिफरेट करते हैं। उसके बाद रिपेरेटिव फेस में क्या होती है कि कैलस फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, और ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट मूव करते हैं उस साइड पे। रिमॉडलिंग फेस में क्या होता है, बोन जो है वो रिटर्न करती है नॉर्मल फंक्शनिंग में। सो अब अगर हम लोग हीलिंग टाइम देखें फ्रैक्चर का, तो चिल्ड्रन में ये लेती है 4 to 6 वीक, एडोलिसेंट में लेती है 6 to 8 वीक्स और एडल्ट में है 10 to 18 वीक्स। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, कि अगर एक बोन जो है वो डिसलोकेट कर गई या उसमें फ्रैक्चर हो गया है तो उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है कंपार्टमेंट में। उसके बाद ये उसकी ब्लड सप्लाई को भी अफेक्ट कर सकती है, उसकी नर्व सप्लाई को भी अफेक्ट कर सकती है, वहाँ पे एडीमा हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म अगर पल्मोनरी सेक्शन में चला जाए तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। स्किन अल्सर वहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, वेस्क्यूलर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। प्रॉब्लम विद फिक्सेशन डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस लगाई हुई हैं तो वो वहाँ पे जो है वो डिस्ट्रप्शन कॉज कर सकती हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं वहाँ पे, जो कि सिस्टेमिकली दूसरी जगह पे भी मूव कर सकता है। रिफ्रैक्चर हो सकता है वहाँ पे। डिलेड और मेल यूनियन और नॉन यूनियन हो सकती है। इसमें क्या होता है, डिलेड यूनियन में हमारे पास जो है वो फ्रैक्चर की जो हीलिंग टाइम है वो उससे ज़्यादा टाइम ले लेता है। मेल यूनियन में क्या होता है कि जो बोन है वो सही तरीके से अटैच ही नहीं हो सकती आपस में। और नॉन यूनियन में हमारे पास होता है कि फाइब्रस यूनियन होती है या सूडो आर्थरोसिस भी इसको कहते हैं, कि बोन जो आपस में जुड़ती ही नहीं है। सो अब हमने देखा कि फ्रैक्चर जो है, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर, और उसके कॉजेज़ क्या हैं। उसमें पेन होती है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है। हीलिंग में देखा जाए तो इसमें इन्फ्लेमेशन फेज़ है, रिपेरेटिव फेज़ और रिमॉडलिंग फेज़ है। फिर हमने हीलिंग टाइम देखा और कॉम्प्लिकेशंस देखी फ्रैक्चर की। अब हम कुछ मैनेजमेंट देखेंगे कि फ्रैक्चर की मैनेजमेंट्स क्या क्या हैं, इसमें हम किस तरह से इंटरवेंशंस कर सकते हैं।
तो इसकी मैनेजमेंट जो है वो पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन और पोस्ट मोबिलाइजेशन 2 पीरियड्स में होती है। सबसे पहले अगर पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन चल रहा है तो इसमें क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे स्वेलिंग है, पेन है, एट्रोफी है, सर्कुलेशन वहाँ पे कम है और डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जो है वो है वहाँ पे, और रिस्ट्रिक्टेड द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट द होम एक्सरसाइज प्रोग्राम, सेफ एम्बुलेशन और फंक्शनल अडेप्टेशन। उसके बाद डिक्रीज़ करना है उसकी इन्फ्लेमेशन को विद द हेल्प ऑफ रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन थेरेपी। डिक्रीज़ करना है इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन को विद एक्टिव रेंज ऑफ मोशन बिलो और अबव द रीजन। मेंटेन करना है उसकी रेंज ऑफ मोशन को विद रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज टू मेजर मसल ग्रुप नॉट इमोबिलाइज मसल ग्रुप। मतलब कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज तो करवानी है लेकिन उसके अबव और बिलो वाले रीजन के मसल्स में करवानी है या मेजर मसल ग्रुप्स में करवानी है, लेकिन जो इमोबिलाइज एरिया वहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं प्रोवाइड करनी बिकॉज इट कैन लीड टू डिलेड यूनियन और मैल यूनियन। अब अगर हम लोग पोस्ट मोबिलाइजेशन में देखें तो इसमें क्या होता है, पेन, रेंज ऑफ मोशन कम होती है, जॉइंट प्ले कम है, स्ट्रेंथ कम है और एडिशन होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट द होम एक्सरसाइज प्रोग्राम और इन्फॉर्म करना है उसको लिमिटेशंस के बारे में। प्रोवाइड करना है प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रेसिव वेट बेयरिंग इन लोअर लिम्ब और नॉन स्ट्रेसफुल एक्टिविटी इन द अपर लिम्ब। इनिशिएट करवानी है एक्टिव एक्सरसाइजेज, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इन मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स, इंक्रीज द मोबिलिटी, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस। ग्रेड 3 और 4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, वहाँ पे अप्लाई करनी है फोर्स प्रोक्सिमल टू द फ्रैक्चर। उसके बाद इम्प्रूव कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो हमने देखा कि पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन में हमने एजुकेट करना है पेशेंट को, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करना है, उसके इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन को कम करना है और उसकी रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना है। लेकिन पोस्ट इमोबिलाइजेशन जब वो चलना शुरू हो गया तो उसको एजुकेट करना है अबाउट एक्सरसाइज प्रोग्राम और लिमिटेशंस का बताना है ताकि वो स्ट्रेस एक्टिविटीज़ ना करे, वहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो है वो उस इमोबिलाइज एरिया पे ना परफॉर्म करे। उसके बाद प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन, वहाँ पे इनिशिएट करे एक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम, मोबाइल इंक्रीज द मोबिलिटी, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस और इम्प्रूव करे कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस को। So that's all for today. If you like my video then kindly subscribe my channel, like it and share it with your friends. If you have any query then you can ask me. Thank you.